स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव कोचिंग सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का ज्योग्राफी का जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है 2023 में क्लास 10th का उसमें पूछे जाएंगे, उन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करवाने वाले हैं। और ज्योग्राफी के तहत 200 से 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि कुल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा 25 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सिर्फ ज्योग्राफी का ही देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और आपको पार्ट वाइज जो है ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस इस वीडियो में करवाएंगे और धीरे धीरे करके करीब 6-7 वीडियो में आपको पूरा ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आपका पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में जो है सबसे अधिक विस्तार जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है भारत में सबसे ज़्यादा है। और भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है, सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है जलोढ़ मृदा को ही कहा जाता है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा है। और सबसे ज़्यादा विस्तार भी इसी मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वो नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टियों के द्वारा होता है ना। नदियों के द्वारा जो मिट्टियां बहा कर लाई जाती है उसी के द्वारा जो है जलोढ़ मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। इस तरह से आप डिटेलिंग कर लेंगे तो आपसे क्वेश्चन जैसे भी पूछा जाएगा आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। और जलोढ़ मिट्टी का 2 प्रकार होता है, आपको याद रखना है। एक होता है खादर, दूसरा होता है बांगर। एक होता है खादर, दूसरा होता है क्या होता है, बांगर होता है। तो हमेशा सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि खादर और बांगर मृदा में अंतर लिखें, या खादर या बांगर मिट्टी क्या होता है। तो खादर जो होता है ना, ये नदियों के, मान लीजिए नदी है तो नदी के किनारे वाले क्षेत्र में जो है आपका, नदी के किनारे वाले क्षेत्र में जो है आपका खादर मिट्टी पाया जाता है। और नदी से थोड़ा दूर जो है आपका बांगर मिट्टी पाया जाता है। खादर जो होता है वो बांगर के तुलना में ज़्यादा उपजाऊ होता है। खादर जो होता है बांगर के तुलना में ज़्यादा उपजाऊ होता है और बांगर जो है खादर के तुलना में कम उपजाऊ होता है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। आपसे जैसे भी प्रश्न पूछेगा आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी पर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है। आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा धरती है। धरती पे 71% भाग जो है जल से भरा हुआ है। 71% भाग जो है जल से भरा हुआ है और 29% भाग जो है आपका स्थल है ना। तो इस धरती पर पानी का प्रतिशत कितना है आपसे कहीं पूछ देगा तो 71% क्या है, पानी है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है। तो पानी की उपस्थिति के कारण जो है पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इस धरती पर जितना पानी है, कुल पानी का कितना प्रतिशत भाग जो है, कुल पानी का, मान लीजिए कुल पानी 100% है तो 100% पानी में जो है आपका 96.6% पानी जो है आपका क्या है, खारा पानी है। कैसा पानी है? खारा पानी है, मतलब लवणीय पानी है, पीने लायक पानी नहीं है। और आपको याद रखना है मृदु पानी 2.5 यानी कि 2.5% पानी जो है वो पीने लायक है, मृदु पानी है ना। मृदु पानी मतलब पीने लायक है। ठीक है, ये सब बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्लियर हो रहा होगा आपका। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। इस नदी का उद्गम जो है नेपाल हिमालय से होता है। कहाँ से होता है? नेपाल हिमालय से होता है। नेपाल हिमालय में गोसाई धाम नाम का एक स्थान है, वहाँ से क्या होता है, ये कोसी नदी निकलता है। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि बिहार में जो है कोसी नदी बहुत भयंकर बाढ़ लाती है ना। इसकी धाराएं क्या होती है, ऊपर से जब नीचे आती है, नेपाल हिमालय से जब मैदानी क्षेत्र में, बिहार जो है मैदानी क्षेत्र में आता है तो आती है, इंटर करती है तो क्या होती है, इसकी धाराएं विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ जाती है और बहुत भयंकर तबाही मचाता है, बाढ़ लाता है। इसलिए बिहार को, कोसी को जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो इस तरह से आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा।
नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको ध्यान में रखने वाला प्रश्न है। ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। चौथा प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं है बनते हैं? ये बहुत बार पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लाए हैं। ठीक है, संसाधन होते नहीं है बनते हैं, तो ये कथन जो है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो जिमरमैन का। जिमरमैन जो है एक भूगोलविद है ना, भूगोल के बहुत बड़े जानकार हैं। उन्होंने कहा संसाधन होते नहीं है बनते हैं, अर्थात सही बात है, संसाधन को क्या होता है, हम लोग बनाते हैं। संसाधन क्या होता है? संसाधन आपसे पूछा जाएगा कि संसाधन क्या होता है, तो संसाधन उन वस्तुओं को कहा जाता है ना, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए संसाधन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, अपनी आवश्यकता अनुसार चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, तो संसाधन होते नहीं है बनते हैं, ये सही बात है, ये जिमरमैन ने का कथन है, ये आपको ऑप्शन ए ध्यान में रखना है। 5वां प्रश्न है आपका, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र। यूरेनियम जो है आपका, यूरेनियम क्या है? एक तत्व है। ठीक है, यूरेनियम आपका क्या है? तत्व है। इसका परमाणु संख्या क्या होता है? संकेत यू होता है। यूरेनियम का संकेत क्या होता है? यू होता है, आपको याद रखना है। परमाणु संख्या इसका 92 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 92 होता है। तो यूरेनियम का उत्पादन जो है केंद्र कौन सा है? ठीक है, तो यूरेनियम का जो उत्पादन केंद्र है भारत में, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा आपका कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। झारखंड में जादूगोड़ा नाम का स्थान है, यहाँ पे क्या होता है? यूरेनियम का उत्पादन होता है। ठीक है, यूरेनियम का अयस्क का आपको नाम याद रखना है। यूरेनियम का जो प्राप्ति किया जाता है पिंच ब्लेड से। किससे किया जाता है? पिंच ब्लेड से जो है, पिंच ब्लेड आपको याद रखना है, यूरेनियम का अयस्क है। क्या है? अयस्क है ना। अयस्क क्या होता है ना, वैसे ठोस खनिज होते हैं जिनसे धातु की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, तो पिंच ब्लेड नामक अयस्क से यूरेनियम तत्व की प्राप्ति की जाती है, जिसका प्रमुख स्थान भारत में जो है जादूगोड़ा है, जो कि झारखंड में पड़ता है। उसके अलावा आपका और भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिगबोई, आपको याद रखना है। डिगबोई जो है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। खनिज तेल के लिए यहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ जो है निकाला जाता है, खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है। और डिगबोई आपका असम में पड़ता है। क्या पड़ता है? असम में पड़ता है। झरिया जो है झारखंड में है। झरिया कहाँ है? ये भी आपका झारखंड में है। और झरिया कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। झरिया का संबंध किससे है? तो कोयला उत्पादन से। घाटशिला भी आपका कहाँ है? झारखंड में ही है। और घाटशिला जो है आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए। तांबा उत्पादन के लिए भारत में 2 ही स्थान बहुत ही प्रसिद्ध है, एक है घाटशिला, दूसरा है आपका खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पड़ता है? खेतड़ी आपका पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। खेतड़ी और घाटशिला दोनों तांबा उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो सारा आपका ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। सारा क्या करेंगे, सबका सब आप नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। मोर जो है जिसको कहीं कहीं ऑप्शन में क्या कर देगा, मयूर लिख देगा, है ना। मयूर को ही मोर कहते हैं, तो कभी कभी ऑप्शन में आपको मोर नहीं मयूर देखने को मिलेगा, तो मयूर भी क्या है, मोर का ही नाम है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करेगा तो बाघ जो है, बाघ जो है क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु है ना। और आपको ध्यान में रखना है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बोलेगा, जलीय जीव जो है, जलीय जीव कौन सा है, तो डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन जो है, जिसको हिंदी में सोंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोंस कहा जाता है। ठीक है ना, डॉल्फिन क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, तो 3 चीज आपको बताया, आपको ध्यान में ये सब रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पित्तल बनाया जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, पित्तल बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो पित्तल जो है आपका मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। मिश्र धातु का निर्माण कैसे होता है, 2 या 2 से अधिक धातुओं को आपस में मिला करके एक दूसरे के साथ मिश्रित करके मिश्र धातु बनाया जाता है। तो पित्तल किसके निर्माण होता है, तो यहाँ पे आपको ट्रिक बताते हैं, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ठीक है, पिताजी, है ना, पिताजी, यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है। पी से हो जाएगा पित्तल, पी से क्या हो जाएगा, पित्तल हो जाएगा। ता से हो जाएगा तांबा, ता से हो जाएगा क्या, तांबा हो जाएगा। और जी से क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। यानी कि तांबा और जिंक को जस्ता भी कहा जाता है। जिंक को क्या कहा जाता है, जस्ता भी कहा जाता है। यानी कि तांबा और जिंक,
यानी कि तांबा और जस्ता, तांबा जस्ता से क्या होता है, पित्तल का निर्माण होता है, यानी कि पित्तल में तांबा और जस्ता मिला हुआ होता है ना। तांबा का जो परसेंटेज होता है 80% तांबा रहता है और जिंक जो रहता है 20% जिंक मिलाया जाता है, ठीक है, यानी कि जस्ता मिलाया जाता है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। एक और आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा हुआ है सोल्डर। सोल्डर जो है एक मिश्र धातु है, किसका है, तो आपको याद रखना है टीन, टीन का हिंदी में एसएन लिख देते हैं, एसएन टीन का संकेत होता है, और लेड पीबी, है ना। दोनों का क्या होता है 50-50% जो है, टीन भी 50% होता है और लेड भी आपका 50% होता है, ठीक है। टीन, टीन आप ऐसे लिख सकते हैं, टीन और लेड, लेड यानी कि शीशा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं सोल्डर एक जो मिश्र धातु है किससे बना होता है, टीन से और लेड से, टीन से और लेड से क्या होता है आपका सोल्डर बना होता है। पित्तल के बारे में आपको बता ही दिए, तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे, कोई भी आपसे पूछेगा, ये बहुत बार पूछा हुआ इसलिए आपको बता दिए। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो ध्यान देंगे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये तीनों जो है आपका, है ना, आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ये तीनों जो है आपका क्या है प्राथमिक ऊर्जा है। लेकिन विद्युत ऊर्जा जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, ये गौण ऊर्जा है। क्या है, गौण ऊर्जा है, यानी कि वैसा ऊर्जा जिसको प्राथमिक ऊर्जा के मदद से प्राप्त किया जाता है उसको गौण ऊर्जा या द्वितीयक ऊर्जा कहा जाता है, द्वितीयक ऊर्जा कहा जाता है, जिसमें बिजली आ जाएगा, है ना। बिजली का उत्पादन जो है कोयला से करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये सभी क्या है प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत हैं, उदाहरण हैं, और विद्युत ऊर्जा जो है आपका प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ये द्वितीयक ऊर्जा है, यानी कि गौण ऊर्जा है, ठीक है। उसके अलावा आप ध्यान में रखेंगे ये प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला, ये तीनों जो है आपका अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। हमेशा पूछा जाता है ना, कि अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, उदाहरण सहित बताएं। तो अनवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं, जो सीमित मात्रा में है, जिनकी पुनःपूर्ति होने में बहुत लंबा समय लगता है, उसको अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ठीक है। और नवीकरणीय तो आप लोग जानते ही होंगे, नवीकरणीय जिसकी पुनः पूर्ति होते रहती है, जैसे कि आपका वो कभी समाप्त नहीं होता है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो है आपका नवीकरणीय हो गया, पवन हो गया, है ना, जल हो गया, ये सभी क्या है नवीकरणीय के उदाहरण हैं, ठीक है। तो आपका क्लियर हो रहा होगा। काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, तो काली मिट्टी में जो है कपास की खेती बहुत अच्छी की जाती है, इसलिए काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, बार बार पूछा हुआ ये सारे प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो भारत में क्या पूरे दुनिया में वर्षा जो है हमारे देश के मेघालय राज्य, जो कि 7 सिस्टर का स्टेट है, मेघालय राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है ना। मेघालय में आपका मानसीराम नाम का स्थान है, यहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो राज्य का नाम पूछेगा तो मेघालय बताएंगे, जगह का नाम पूछेगा तो मानसीराम मेघालय में एक स्थान है जहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। 11 नंबर प्रश्न है आपका, लेटेराइट मृदा का रंग होता है, तो लेटेराइट मृदा का रंग जो होता है आपका लाल होता है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। और लेटेराइट मृदा जो है काजू की खेती के लिए, काजू की खेती के लिए क्या है बहुत प्रसिद्ध है, सबसे अच्छी खेती जो है लेटेराइट मृदा में काजू की जाती है। और पूरे भारत में काजू का खेती सबसे ज्यादा केरल में किया जाता है, कहाँ किया जाता है, केरल में काजू का खेती सबसे ज्यादा किया जाता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे बातें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर प्रश्न, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, सीमित है यानी कि लिमिटेड है ना, ये खत्म हो जाएंगे, इसकी पुनः पूर्ति नहीं हो पाएगी,
ठीक है, तो ऐसे संसाधनों को सीमित संसाधन कहा जाता है या सीमित भंडार में है। तो कौन सा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो सौर ऊर्जा सीमित नहीं है ना, ये असीमित मात्रा में है, इसकी ये जो कभी खत्म ही नहीं होगा, हवा भी कभी खत्म नहीं होगा, पानी भी क्या होगा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि पानी का क्या होता है जल चक्र चलते रहता है। खनिज तेल जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, खनिज तेल जो है सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर प्रश्न है, आपका 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है, तो वन जो है आपका प्राकृतिक संसाधन है, नदियां भी आपका प्राकृतिक संसाधन है, खनिज भी क्या है आपका प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है आपका, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क जो होता है, लौह अयस्क कहने का मतलब है वैसे खनिज जिनसे लोहे नामक धातु की प्राप्ति की जाती है, उसको लौह अयस्क कहा जाता है। लौह अयस्क का कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है पहला नंबर में मैग्नेटाइट है ना, मैग्नेटाइट है ना। दूसरा आपको याद रखना है हेमाटाइट, ठीक है। तीसरा आपको याद रखना है सीडेराइट, और चौथा आपको याद रखना है लिमोनाइट, लिमोनाइट है ना। ये जो है आपका क्या है लौह के अयस्क है ना। इन सभी अयस्कों से लोहा नामक धातु की प्राप्ति की जाती है, ठीक है। तो अयस्क का नाम आपसे 2 नंबर का पूछेगा तो आप बता देंगे। अब बताइए कि लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है, तो जितने भी खनिज हैं सभी के सभी खनिज क्या होते हैं, अनवीकरणीय होते हैं। यहाँ तो लौह अयस्क का बात कर रहा है, जितने खनिज होते हैं आपका सारा का सारा किस में आता है, अनवीकरणीय में आता है। तो आपसे खनिज संसाधन पूछ दे कि खनिज संसाधन जो है किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय में आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो नाम लगा के पूछ दिया है, कोई भी नाम लगा के आपसे पूछ दे तो आप क्या कहेंगे, खनिज जो होते हैं अनवीकरणीय होते हैं, यानी कि इसकी पुनःपूर्ति नहीं होती है, बहुत लंबा समय बाद इसकी पुनःपूर्ति होती है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर प्रश्न है, संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी। संसाधन के संरक्षण के लिए वकालत किए थे, कहने का मतलब है कि संसाधनों को बचाने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए है ना, जो उपाय होता है वकालत किए थे, कैसे कैसे संसाधनों को सुरक्षित रखा जाए, ये किसने बताया था सबसे पहले, तो एक संस्था है जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम ने जो है 1968 में 1968 में जो है इसका स्थापना हुआ था, और इसने बताया था कि संसाधनों को हमें है ना विभिन्न तरीकों से क्या करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, इसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए है ना, जितना जरूरत हो उतना ही हमें संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। तो ये याद रखना है आपको, क्लब ऑफ रोम का स्थापना 1968 में हुआ था, ठीक है, और इसने सबसे पहले वकालत की थी। 16 नंबर प्रश्न है आपका, बहुत बार पूछा हुआ है सारे प्रश्न, बिहार में अति जल दोहन से, दोहन का मतलब होता है जल का बर्बादी है ना, अति जल दोहन का मतलब हो गया जल का बर्बादी, यानी कि जल का बर्बादी करेंगे, दुरुपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण जो है, किस तत्व का मात्रा जो है बढ़ जाएगा, बिहार में बढ़ जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक है ना। बिहार में जो है अति जल दोहन से, यानी कि जल के बर्बादी करने से क्या होता है, यहाँ के जल में आर्सेनिक नामक तत्व की मात्रा जो है बढ़ जाती है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है आपका, इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है ना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। देखिए नाम, इसके नाम में ही नाम आ गया, ठीक है। तो राज्य का नाम पूछा है तो आपको बता ही दिए, इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में है, कहाँ है, राजस्थान, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे एक बात और आपको बता दें कि दुनिया का सबसे लंबा सिंचाई परियोजना वाला जो नहर है, सिंचाई नहर जो है वो आपका इंदिरा गांधी नहर है। इसकी लंबाई जो है 500 किलोमीटर लगभग है। किसकी लंबाई कितना है, लगभग 500 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपका क्लियर हो गया होगा। 18 नंबर प्रश्न है, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है ना। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है बाढ़ नियंत्रण है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी परियोजना। कोसी परियोजना का निर्माण जो है, कोसी पर बांध बनाया गया या कोसी के तटबंधों को मजबूत किया गया। क्यों किया गया? ताकि बाढ़ को नियंत्रित किया जाए, है ना। तो क्योंकि कोसी जो है बहुत ज़्यादा बाढ़ लाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, तो कहीं न कहीं ये परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य था, कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य था बाढ़ पे नियंत्रण स्थापित करना। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपका प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो हर व्यक्ति को हर साल जो जल उपलब्ध होता है हमारे देश में, उसका स्थान कौन सा है? तो 133वां स्थान। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, 133वां स्थान है। कहने का मतलब है कि पूरे दुनिया में पीने लायक शुद्ध जल जो है वर्षा का जल, हाँ शुद्ध जल कहने का मतलब कौन सा? वर्षा का जल आपको याद रखना है शुद्ध होता है। वर्षा का जल जो होता है शुद्ध होता है, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है वर्षा का जल क्या होता है, शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है? तो शुद्ध होता है ना। तो हमारे देश के लोगों को पूरे वर्ल्ड से तुलना किया जाए तो पूरा जितना वर्षा का जल है धरती पर, उसका 4% ही पानी क्या होता है? प्रति व्यक्ति को मिल पाता है, जिसमें रैंक के हिसाब से देखा जाए तो 133वां स्थान है भारत का पूरे वर्ल्ड में। 20 नंबर प्रश्न है आपका, वर्षा जल संग्रहण के ढांचे को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है? बहुत बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। वर्षा के जल को यानी कि वर्षा के पानी को, है ना, के ढांचा को हर घर में बनाना, वर्षा के जल को संग्रहित करने का जो उपाय है करना हर घर में, ये किस राज्य का एक अनिवार्य रूप से कानून बन चुका है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में जो है हर व्यक्ति को हर घर में क्या करना होता है? हर घर में पानी को, वर्षा के जल को इकट्ठा करना कानूनन रूप से बहुत ही अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन डी जो है तमिलनाडु सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए, है ना। कुल आपको बताया है कि 200 से 250 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाएंगे ज्योग्राफी का, उसके बाद अदर सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, ठीक है। तो करीब करीब 8-9 वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा देंगे और बहुत ही डिटेल में बताएंगे आपको। 20 क्वेश्चन के बदले आपको 40-50 का डिटेलिंग आप करवाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं पूरा का पूरा आपका बोर्ड एग्जाम में 2023 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला उसमें काम आएगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।